सोलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपीएससी डिपार्टमेंट में। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आज की वीडियो में आपके लिए फिजिक्स के यहाँ दोस्तों पेपर लेके आए हैं, जो कि है 2019 का पेपर। और साथ ही साथ ये यहाँ दोस्तों पूरा आपको सोल्यूशन भी बताएंगे, तो सिंपली आप पूरे वीडियो को देखते रहिएगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर अगर आप कमेंट करेंगे यहाँ दोस्तों, हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का लिंक, जाके वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको इसकी पीडीएफ तो मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही साथ एक आपके लिए इंटरेस्टिंग है, जो कि है आपके लिए 10 साल का यहाँ तो फिजिक्स का पेपर लगातार 19 18 17 जो भी है, पूरा 10 साल का पेपर आपको यहाँ पर मिलेगा। पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप उसे सॉल्व कर लिए तो मैं आपको बता दूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो कि ना उसमें से फंस जाए। तो अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ दोस्तों जल्दी से यहाँ पर जाके ज्वाइन हो जाइए। जैसे यहाँ पर उसमें अभी फिलहाल 67 यहाँ पर सब्सक्राइबर हैं। सिंपली जैसे वहाँ पर 100 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं, जो भी देख रहे हैं प्लीज़ जाके ज्वाइन हो जाइए। तुरंत यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ ही साथ चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर तभी आपको ये पीडीएफ मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन कौन से बहुविकल्पी प्रश्न और किस तरीके से यहाँ पर 2019 में पूछा गया था। और आपसे इस बार जो कि आपका पेपर कल होने वाला, जो कि है 15 मार्च को, उसका भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आप सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, जो कि आपको यहाँ पर तुरंत सोल्यूशन मिल जाए। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे और इसका आंसर क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर, जैसे कि यहाँ दोस्तों आपने अभी यहाँ पर केमिस्ट्री का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी यहाँ पर अभी आप कल पेपर दे के आए हैं 13 तारीख वाला, उसका भी आपको यहाँ पर सोल्यूशन हमने बताया है। तो सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उसे देख लीजिए। मैथ का तो हमने बताया ही, अगर आपको उसको भी देखना है तो आप सिंपली यहाँ पर जाके चैनल पर देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आपका यहाँ पर मैथ का यहाँ पर जिस तरीके से केमिस्ट्री का पूछा गया था, उसी प्रकार से आपका यहाँ पर पूछा गया है फिजिक्स का भी। और यहाँ पर पूछा भी जाएगा। तो अगर आप वहाँ पर 10 साल के यहाँ से तो सॉल्व कर लिए, कोई भी नहीं रोक पाएगा कि आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अंक ना गेन कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न। जैसे कि हर आपने हम देखा यहाँ पर पेपर कोड जो कि है 2042, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं मेंशन करके 2042। और यहाँ पर जैसे कि आपने यहाँ पर मैथ में हमने बताया था कि 10 खंड यहाँ पर आपको उत्तर देने थे, इसी प्रकार केमिस्ट्री में भी देने थे। तो ऐसे ही यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा फिजिक्स में भी, जो कि आपको 10 प्रश्नों के यहाँ आंसर देने होते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न जो कि है एफपीएस का पूरा नाम। तो एफपीएस दोस्तों एक प्रणाली है, जैसे कि एमकेएस प्रणाली होती है, सीजीएस प्रणाली होती है, उसी प्रकार से एफपीएस भी एक प्रणाली है। और इसका पूरा नाम क्या होता है? फुट पाउंड सेकेंड। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर दूसरा वाला जो कि आपका आंसर एकदम सही हो जाएगा, जो कि है फुट पाउंड सेकेंड। तो ज़रूर यहाँ पर आप इसे याद करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आपका ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आपको सिंपली वीडियो को पूरा देखना है, जिससे कि आप यहाँ पर ज़रा भी मिस ना करें। श्यानता गुणांक का सीजीएस प्रणाली में मात्रक। तो श्यानता गुणांक का पहले तो आपको यहाँ पर मात्रक पता होना चाहिए। तो अगर आपको मात्रक पता है तो आप सिंपली सीजीएस प्रणाली से किस तरीके से निकालेंगे? सीजीएस मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर सी से, ग्राम मतलब कि जी से, और सेकेंड मतलब कि यस से। तो सिंपली आपको जहाँ यहाँ पर किलोग्राम है श्यानता गुणांक में वहाँ आप सिंपली ग्राम रखेंगे। तो 1 किलोग्राम इक्वल टू 1×10³ किलोग्राम, सॉरी ग्राम हो जाएगा। सिंपली आप वहाँ पर रख दीजिएगा। सेंटीमीटर अगर वहाँ पर मीटर में दिया है तो 1 मीटर इक्वल टू 100 मीटर होता सेंटीमीटर होता है, तो आप सिंपली वहाँ पर रख देंगे। सेकंड तो सेकंड ही होता है, तो सिंपली आप मान रख के वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर सेकंड, यहाँ दोस्तों सेकंड और ग्राम और यहाँ पर सेंटीमीटर में आपको यहाँ पर श्यानता गुणांक का प्रणाली में मात्रक मिल जाएगा सीजीएस में। 1 न्यूटन, आखिर 1 न्यूटन होता क्या है? तो आप अगर आप यहाँ अपने न्यूटन फर्स्ट लॉ यहाँ से तो पढ़ा, सेकंड लॉ पढ़ा होगा, एफ इक्वल टू एम में, जहाँ से आप यहाँ पर न्यूटन की परिभाषा दे सकते हैं। न्यूटन मतलब कि एफ और इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए। अगर हम यहाँ पर ये द्रव्यमान को 1 मान लें, और यहाँ पर मीटर पर मतलब कि ये त्वरण को भी 1 मान लें, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर कहें कि यदि किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान में एकांक मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो, तो उसमें जो उत्पन्न बल होगा वो क्या होगा? 1 न्यूटन होगा। तो किसी भी वस्तु में एकांक द्रव्यमान के वस्तु में अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो, तो यहाँ पर जो कि यहाँ पर बल लगेगा वही होगा हमारा 1 न्यूटन बल होगा। अब अगला प्रश्न जो कि है, यदि किसी द्रव्यमान के मापन में 1% त्रुटि हो तथा वेग के मापन में 3% की त्रुटि हो, तो संवेग के मापन में कितनी प्रतिशत की त्रुटि होगी? पहले तो आपको यहाँ पर दो चीज़ दी हुई है। पहला दिया हुआ है क्या? आपको दिया हुआ है द्रव्यमान के माप में त्रुटि, मतलब कि डेल्टा एम अपान एम इंटू 100 इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1%। एक इक्वेशन आप इसे बना लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर वेग दिया हुआ है, तो यहाँ पर डेल्टा भी अपान भी इंटू 100 इक्वल टू 3% दिया हुआ है आपको।
अब आपको यहाँ पर संवेग यहाँ पर निकालना है, तो आप जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी, द्रव्यमान गुणे वेग। बस इसी फार्मूले में आप रख दीजिए। तो आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना होगा, डेल्टा P अपान P इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा M अपान M इक्वल टू 100 और इंटू में फिर यहाँ पर डेल्टा V अपान B इंटू 100। तो सिंपली दोनों का मान रख दीजिए। अब आप यहाँ पर दोनों का मान रख के जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका परसेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर 3% आ जाए, क्योंकि यहाँ पर 3 से 1 में बुरा करा जाएगा, कितना आएगा, 3% आएगा। अब आप यहाँ पर दाब का बीमीय सूत्र, दाब इक्वल टू क्या होता है, दाब इक्वल टू होता है बल बटा क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल फल लगाए गए बल को ही दाब कहा जाता है। तो बल मतलब कि न्यूटन, न्यूटन का ये बीमीय सूत्र क्या होता है, mL/T-2। अब इसके बाद उसका क्षेत्रफल का होता है L/2। L/2 ऊपर जाएगा, एक यल से पहले एक यल कैंसिल हो जाएगा, mL-1 T-2 आ जाएगा। इसके बाद इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है। अब आप इसे सिंपली कमेंट करके बताइए। सदिश अदिश हमने आपको बताया भी है, आप सिंपली हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। रेखीय एवं कोणीय संवेग के बीच संबंध को बताइए। तो इसका निगमन हमने आपको कराया है, तो अगर आप नहीं जानते हैं तो आप सिंपली कमेंट करके बताइएगा। हम आपको जो कि इसका आंसर है पूरा निगमन सहित आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, तो आप वहाँ से यहाँ पर इसे कर सकते हैं। एक कण का वेग दिया हुआ है, उसकी त्रिज्या दी हुई है, वृत्त के परितः चक्कर लगाते हैं, इसके कोणीय वेग का यहाँ पर आपको मान ज्ञात करना है, मतलब कि ओमेगा का। ओमेगा यहाँ पर क्या होता है, सिंपली आप यहाँ पर फार्मूला रख के वहाँ पर उसे सॉल्व कर सकते हैं। शून्य कार्य के दो उदाहरण रखिए। शून्य कार्य क्या होता है, अगर हम कोई बल लगाएं और उधर से भी रिटर्न में कोई दूसरा बल लगाए तो दोनों बल क्या हो जाते हैं, शून्य। तो आप इसका उदाहरण अपने मन से लिख सकते हैं, एकदम सोच के। जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है वही आप उदाहरण लिख सकते हैं, कुछ भी गलत नहीं होगा। जो भी आप देखे होंगे कि अगर आप बल लगा रहे हैं, मान लीजिए आप दीवार में बल लगा रहे हैं, दीवार भी आपके पास बल लगा रही है, इसमें आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो वही हो जाएगा आपका शून्य कार्य। इस तरीके से शक्ति के सूत्र और मात्रक को लिखिए। शक्ति बराबर क्या होता है, इसका फार्मूला अगर आप जानते हैं तो सिंपली आप उसका सूत्र लिख देंगे, उसके बाद मात्रक बना लेंगे उसी से। कोणीय गतिज ऊर्जा एवं जड़त्व आघूर्ण के बीच संबंध को लिखिए, यह भी बहुत ही ज़्यादा सरल है। जूल और कैलोरी के बीच संबंध, ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, अगर हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे उसमें से आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर बीमीय विश्लेषण का उपयोग करते हुए एक सरल लोलक के आवर्तकाल के सूत्र को ज्ञात कीजिए। हमने आपको इसका पूरा यहाँ से बीमा निकाल के यहाँ पर दिखाया था इसका, तो सिंपली आप अगर नहीं देखें तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। रेखीय संवेग को परिभाषित कीजिए, दिखाइए कि एक कण वाला परिणामी बाह्य बल शून्य हो तो इसका रेखीय संवेग क्या है, ये भी आप कर सकते हैं। आवृत्ति एवं आवर्तकाल को आप जानते हैं कि यदि किसी दोलनकारी पिंड को तो 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या क्या कहलाती है, वही कहलाती है आपका आवर्तकाल, 1 सेकंड में जिसमें समय लगता है जितना। अब जितना दोलन किया करता है वही उसकी आवृत्ति होती है। अब इनके बीच में संबंध आप निकाल सकते हैं। कार्य को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच इक्वल टू होता है यानी इक्वल टू 1/T, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कार्य को परिभाषित कीजिए। धनात्मक एवं ऋणात्मक कार्य बताइए, यह भी बहुत ही ज़्यादा सरल है। एक दृढ़ पिंड की घोड़ी त्रिज्या को परिभाषित कीजिए, यह भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जी तथा कैपिटल जी को परिभाषित कीजिए, इन दोनों के बीच संबंध, स्मॉल जी और कैपिटल जी। तो क्या होता है स्मॉल जी कैपिटल जी के बीच अंतर, जी इक्वल टू होता है GMEM अपान R²। उष्मा गति के शून्य नियम के कथन को बताइए, ये भी आप कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में जो कि है आपका मापन में त्रुटि को परिभाषित कीजिए। मापन में यादृच्छिक त्रुटि, सिस्टमेटिक त्रुटि एवं परम त्रुटि। अभिकेंद्र बल को परिभाषित कीजिए। इसके बाद है अभिकेंद्र बल क्या होता है, मान लीजिए वस्तु है और वो वृत्ताकार पथ में यहाँ पर गति कर रही है, तो यहाँ पर केंद्र की ओर जब उस वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है वही होता है अभिकेंद्र बल। जब किसी वस्तु पर केंद्र की तरफ से जो बल लगाया जाता है वही कहलाता है अभिकेंद्र। मान लीजिए आप वृत्ताकार पथ में कोई साइकिल चला रहे हैं, तो आप एक सीक्वेंस में चलाते हैं ना साइकिल, तो वही जो आप सीक्वेंस में चला पाते हैं वो आप अभिकेंद्र बल के कारण ही चला पाते हैं। तो ये भी आप लिख सकते हैं। गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। अब गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु में गति, उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही हमारी गतिज ऊर्जा होती है। और स्थितिज ऊर्जा, उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वही हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसका व्यंजक भी आप निकाल सकते हैं। अब किन्हीं दो खंडों को करिए। लास्ट वाला जो कि है आपका जड़त्व आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, इसके मात्रक को लिखिए। अब जब पहले तो आप जड़त्व जान लीजिए,
तो उसके बाद आप जड़त्व आघूर्ण निकाल सकते हैं। जड़त्व आघूर्ण किसमें होता है? घूर्णन गति वाले जो भी चैप्टर है उसमें यही आपका जड़त्व आघूर्ण है। तो घूर्णन गति करता हुआ कोई पिंड, घूर्णन गति करता हुआ कोई पिंड जो कि अपनी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करता है, वही उसका होता है जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। एक उपग्रह के कक्षीय वेग एवं परिक्रमण काल को परिभाषित कीजिए। प्रतिबल एवं विकृत को परिभाषित कीजिए। प्रतिबल इक्वल टू होता है क्या? बल अपान क्षेत्रफल। विकृत भी यही होता है, एकांक पृष्ठफल पर लगाए गए दाब को ही विकृत कहा जाता है। हुक का नियम जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठोस, द्रव एवं गैस के प्रसार का वर्णन कीजिए। रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, आयतन प्रसार। इसका भी आपको यहाँ पर सलूशन मिल जाएगा, तो आप जरूर यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। एक द्रव के श्यानता गुणांक का परिभाषित कीजिए। सब श्यानता गुणांक जो कि आपको यहाँ पर दोस्तों श्यानता वाले चैप्टर में मिल जाएगा। अब घर्षण क्या है, लास्ट है जो कि हमारा प्रश्न है, घर्षण क्या है? घर्षण बल के प्रकार को लिखिए एवं गति करते हुए वाहन एवं साइकिल में इसके उपयोग को लिखिए। घर्षण, मान लीजिए आप यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए आप चल रहे हैं किसी फर्श पर और चिकनी फर्श चल रहे हैं, तो यहाँ पर तो घर्षण कम लगेगा, लेकिन अगर आप खुरदरी सतह पर चल रहे हैं तो पीछे की ओर तो आपको एक बल महसूस होता है, जो आपको पीछे की ओर धकेलता है, वही आपका होता है घर्षण बल। गति करते हुए किसी भी वस्तु के को पीछे की ओर खींचने वाला बल ही घर्षण बल कहलाता है। तो ये थे यहाँ से तो 2019 के कुछ प्रश्न जो कि आपको यहाँ पर बताए गए। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाइएगा, जिससे कि आपको इसका PDF और यहाँ पर 10 ईयर का यहाँ पर जो भी क्वेश्चन यहाँ तो हमारे पास है आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर कल की जो भी यहाँ तो एग्जाम होंगे उसके भी सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।